Hi everybody, I am Vikas Yadav. वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं 18 मार्च का, जिसका टाइटल है हाउस मैटर्स। अब देखो, हाउस मैटर्स मतलब घर के जो मामले हैं उन पे बात कर रहा है। अब हाउस का मतलब एक तो होता है हमारा जो लोअर हाउस और अपर हाउस। तो लोअर हाउस क्या होता है? जो लोकसभा। तो ये लोकसभा में अभी जो बजट आया है तो उसके ऊपर जो डिबेट हो रही है उसमें क्या है, एक ऐसी डेडलॉक वाली स्थिति बनी हुई है। तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि ये सारे के सारे हमारी डेमोक्रेसी के इंटरनल में मामले हैं जो अभी चल रहे हैं। तो ये हाउस मैटर्स का मतलब कि घर के जो मामले हैं उन पे बात कर रहा है। और ये कहाँ पर है? ऑन लॉकजाम इन पार्लियामेंट। जो लॉकजाम है, लॉकजाम मतलब होता है एक जो ऐसी स्थिति, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी वाली स्थिति जिसमें डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। ना आप उस ऐसे कंफ्यूजन में फंसे होती हो, ना तो ये पता चल पाता है कि इसे करें या ना करें। एक तरह से इसको हम कहते हैं डेडलॉक या गतिरोध। तो ये गतिरोध की या डेडलॉक वाली जो स्थिति जो पार्लियामेंट में बनी हुई है, जो अभी बजट प्रस्तुत किया है उसको लेके हमारे लोकसभा में, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड अ डिबेट ऑन इशूज ऑफ गवर्नेंस। जो सरकार है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए एक डिबेट को। एक डिबेट क्या होती है? एक बहस। जो है बहस उन मुद्दों पर, ऑन इशूज यानी जो मुद्दों पर, कौन से मुद्दे? जो प्रशासन के जो मुद्दे हैं उन पर एक जो बहस है हमारी सरकार को टालना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और शुड नॉट अवॉइड, ये क्या है? आपकी वर्ब है। डिबेट होता है बहस, अवॉइड होता है टालना। ठीक है, इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द सेकेंड लेग ऑफ द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन अ डेडलॉक। सेकेंड लेग, सेकेंड लेग मतलब जो दूसरा चरण है, आने वाला जो चरण है हमारे लोकसभा का, जो बजट सेशन का पार्लियामेंट में, संसद में, यह है एक गतिरोध की स्थिति में। यह कहाँ पर है? जो पार्लियामेंट में जो सेकंड चरण जो शुरू होने वाला है बजट सेशन का, वो कहाँ पर है? डेडलॉक में। डेडलॉक मतलब गतिरोध की स्थिति में। डेडलॉक और ये आपका लॉकजाम सब इसके सिनोनियम है। एक तरह से लॉकजाम का सिनोनियम है डेडलॉक। अब ये कह रहा है द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वांट्स Congress leader Rahul Gandhi to apologize for remarks that he made in London recently about democratic backslide in India। ये कह रहा है जो बीजेपी चाहती है, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी जो अभी शासन कर रही है, जो सत्ता में जो बैठी हुई जो पार्टी है बीजेपी, वो चाहती है जो कांग्रेस लीडर हैं राहुल गांधी, वो अपोलोजाइज करें, क्षमा मांगे, माफी मांगे। किसके लिए? जो टिप्पणियां की हैं दैट ही मेक, जिन्होंने, दैट ही मेक, मेक का मतलब ही, उन्होंने जो टिप्पणी की थी लंदन में हाल ही में। किसके बारे में? डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड के बारे में इंडिया में। तो इंडिया की डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड के बारे में रिसेंट में, हाल ही में राहुल गांधी ने क्या है, लंदन में कुछ टिप्पणियां की हैं। तो इसके लिए बीजेपी चाहती है कि ये राहुल गांधी जो है हमसे क्या करे? माफी मांगे इसके लिए जो टिप्पणी की है उसके लिए। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? बीजेपी जिसकी वर्ब है वॉन्ट। वॉन्ट्स मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है। ठीक है, और यहाँ पर ये ही जिसकी वर्ब है आपकी मेड। और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड, देखो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड क्या होता है? जो ऐसा बोला था इन्होंने कि डेमोक्रेसी कहाँ पर है? इंडिया में पीछे खिसक रही है, पीछे फिसल रही है। बैक मतलब पीछे जाना। स्लाइड को जब पीछे करते हो तो क्या हो रहा है? स्लाइड पीछे जा रही है, तो पीछे मतलब खिसक रही है। तो बैक स्लाइड मतलब डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है?
पीछे खिसक रही है, फिसल रही है, ऐसा बोला था। लंदन में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, इसके बारे में ये कह रहा है बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब सेमीकोलन लगा के यहाँ पर ये बता रहा है कांग्रेस क्या कह रही है। द कांग्रेस इज इंसिस्टिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी to prove allegations of devious financial transactions and dishonest business practices against the Adani Group of companies। यहां से यहां तक ये क्या कह रहा है कि कांग्रेस आग्रह कर रही है, इंसिस्टिंग मतलब किसी से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, इंसिस्ट कर रही है, बार बार क्या कह रही है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए, फॉर्म करनी चाहिए एक जेपीसी नाम की कमेटी, जिसमें क्या होता है कि अपोजिशन और के भी लोग हों और क्या जो पार्टी सत्ता में है उसके भी। तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग होने चाहिए जो काम क्या करेंगे, जो जांच करेंगे, प्रूव करें उन आरोपों की जो हैं डाउटफुल वाले, ड्यूबियस, अनसर्टेनिटी वाले, जो जिसमें क्या है पूरा का पूरा जो शक में, डाउट में, जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो बेईमानी, डिसऑनेस्ट होता है जो बेईमानी से, जो बिजनेस हैं की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिजनेस करने की जो तरीके हैं, और किसके खिलाफ, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, जो अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं जो डिसऑनेस्ट तरीके से बिजनेस कर रही हैं और जो उनके डाउटफुल वाले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन पे जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, उनकी जांच करने के लिए एक जेपीसी नाम की ये कमेटी बनानी चाहिए। तो इसके पे क्या कर रही है कांग्रेस, जोर दे रही है। और बीजेपी क्या कर रही है कि इन्होंने लंदन में अभी रिसेंटली क्या किया है, टिप्पणी की है कि हमारी डेमोक्रेसी क्या है, पीछे खिसक रही है, इंडिया में पीछे बैक स्लाइड जा रही है, यानी पीछे फिसल रही है। तो इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। तो अभी इन दोनों में बहस छिड़ी हुई है, तो संसद में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अभी शोर शराबा मचा हुआ है। अब अडानी ग्रुप पे क्या आरोप लगे हुए हैं, ऐसा बोला गया है कि अडानी ग्रुप जो है अपने शेयर अपने आप से ये खरीदते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, अपने आप से शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में बूस्ट लेकर आते हैं। तो ये कुछ इनका यहाँ पर बिजनेस करने के जो तरीके हैं, जो डिसऑनेस्ट तरीके हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, और इनके ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा शक वाले और डाउटफुल होते हैं। तो इस पे एक जांच बिठानी चाहिए। अब ये कह रहा है अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट दैट मिस्टर गांधी हैड कैटेगरिकली stated that the challenges to Indian democracy had to be sorted out domestically and ruled out any role for foreign forces। ये कह रहा है कि जो उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, अवेलेबल जो उपलब्ध जो एविडेंस होता है, साक्ष्य, वो सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि जो गांधी है, मिस्टर गांधी, इनको कैटेगरिकली होता है क्लियर कट, साफ साफ तौर से, यानी कह चुके हैं या कह दिया है। क्या कह दिया था कि जो चुनौतियां हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय गणतंत्र में, इनको हैड टू बी सॉर्टेड आउट। सॉर्ट आउट मतलब रिजॉल्व करना चाहिए डोमेस्टिकली, यानी घरेलू, यानी घर के अंदर ही। तो ऐसा कहा है इन्होंने, मिस्टर गांधी ने, कि जो हमारे डोमेस्टिकली यानी जो घर में जो चुनौतियां हैं उनको खुद से निपटना चाहिए अपने आप में। हैड टू भी यहाँ पर हैड टू क्या बताता है, मस्ट। और सॉर्ट आउट करना, किसी चीज को रिजॉल्व करना, कोई समस्या और क्या किसी प्रॉब्लम का सुलझाना, रिजॉल्व करना। तो ऐसा बोला था इन्होंने पहले खुद ही, राहुल गांधी ने, कि जो घरों में जो समस्या है जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, जो हमारी संसद में, पार्लियामेंट में, तो उसको हम डोमेस्टिकली यानी अपने घर में ही क्या करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, सुलझाना चाहिए, ऐसा बोला था। अब जो अवेलेबल एविडेंस, इसकी बराबर यहाँ पर सजेस्ट, और मिस्टर गांधी की बराबर हैड स्टेटेड। कैटेगरिकली होता है किसी बात को किसी कैटेगरी में जब आप रख देते हो, तो कैटेगरिकली मतलब क्लियर कट आपने कुछ बोल दिया है। सॉर्ट आउट, रिजॉल्व करना। और क्या कर दिया है, एक तो इन्होंने ऐसा बोला था सॉर्ट आउट रिजॉल्व करना चाहिए डोमेस्टिकली, और इन्होंने खारिज कर दिया और रूल आउट कर देना चाहिए
किसी भी किसी भी रोल को जो है फॉरेन फोर्सेस के, तो ऐसा बोला था इन्होंने ही पहले अपने आप से ही कि हमारी जो डेमोक्रेसी में जो इंटरनल जो मामले होंगे हम डोमेस्टिकली उनको निपटाएंगे, और किसी भी जो फॉरेन ताकतें होंगी कोई भी उनका रोल होगा, उसकी भूमिका होगी, उसको क्या कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। यहाँ पर ये रूल आउट क्या है, आपका पैसे बना हुआ है, इसकी वर्ब है ये मिस्टर गांधी की। अब ये कह रहा है with the Indian diaspora expanding, the ripple effects of politics in India are inevitable beyond the country's geographical boundaries। अब ये कह रहा है किस चीज के साथ ही साथ बता रहा है कि के साथ इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंडिंग, इंडियन जो प्रवासियों का जो ग्रुप है उसके बढ़ने के साथ ही साथ, एक्सपेंड कर जाने के साथ, डायस्पोरा होता है जो भारतीय लोग जो विदेशों में जाके रहने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डायस्पोरा। जैसे 10 इंडियन आपको मिले जाके यूके में या अमेरिका में, तो वहां पर क्या है, वो 10 लोगों का जो ग्रुप है वो इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है। तो माइग्रेंट जो प्रवासियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं डायस्पोरा। तो जो इंडियन लोग हैं 2-2.5 लाख लोग कहाँ पर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। तो इस चीज के बढ़ते हुए यानी इंडियन डायस्पोरा के बढ़ने के साथ ही जो रिपल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक यानी जो पॉलिटिक्स का जो असर है, रिपल इफेक्ट क्या है, ऐसा असर जो इसका बहुत दूरगामी होता है, बहुत ज्यादा असर होता है। यानी तो जो पॉलिटिक्स का जो असर है इनमें इंडिया में वो क्या है, इनएविटेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता है। और ये जो बियॉन्ड है, जो बाहर है, द कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी जो कंट्रीज जो देश की सीमाओं के भूभाग के जो लिमिट, जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर है, इससे बचा ही नहीं जा सकता है, ये बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 2-2.5 लाख लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, यूके, अमेरिका और इन बाहर की कंट्रीजों में, तो वहां पर लोग बातचीत करते ही है। तो ये चीज क्या है, वहां पर दूसरे देशों में फैलेगी फैलेगी, इससे बचा नहीं जा सकता है। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जो पॉलिटिक्स का जो असर है ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा, दूरगामी। जैसे देखो मैं आपको इस वर्ड को बताता हूँ रिपल इफेक्ट का। जैसे कभी कभार आप देखते होंगे कि आप एक पानी या कोई तालाब या कोई पोखरा वगैरह होता है, उसमें आप जैसे ही एक कोई कंकड़ या पत्थर उठा के फेंकते हो, तो फेंकने से जैसे पानी की तरंग सी ऐसे 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 आपको दिखाई देती हैं। तो मतलब आपका जो कंकड़ पत्थर आपने फेंका था वो यहाँ गिरा था, यहाँ गिरने के बाद इसका असर आपको कहाँ तक दिखा, यहाँ तक। तो ऐसे ही जिसका असर बहुत दूर तक दिखता है उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट्स। ठीक है। अब ये कह रहा है इन फैक्ट द बीजेपी हैज फॉर लॉन्ग बिलीव्ड इन cultural nationalism which is not contained within the geography of India। जो वास्तव में इनफैक्ट यानी जो बीजेपी का बिलीव्ड है यानी विश्वास रखती है, बिलीव करती है बहुत ही लंबे समय से, इनमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जो नेशनलिज्म है, जो संस्कृत में क्या करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बिलीव रखती है बहुत ही लंबे समय से। और जो विच इज नॉट लिमिटेड, जो रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है, लिमिट नहीं करती है, किसके अंदर, इंडिया की भूभाग के अंदर, जियोग्राफी के अंदर। तो बीजेपी ऐसा पहले से ही बोलती है, बहुत लंबे समय से इसका ऐसा विश्वास रखती है, ऐसी धारणा रखती है कल्चरल नेशनलिज्म में यानी संस्कृति में, कि ये क्या है, लिमिटेड नहीं है, और ये लिमिट नहीं करती है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है, रोकती नहीं है, जो है इंडिया की जियोग्राफी में के अंदर। तो बीजेपी खुद ऐसा मानती है कि ये चीजें इंडिया से बाहर जाएंगी, ये रुक ही नहीं सकती हैं, और ये हमारी संस्कृति में बीजेपी बहुत पहले से ऐसा बिलीव भी रखती है। अब यहाँ पर देखो, मिस्टर मोदी हैज डिस्कस्ड नेशनल पॉलिटिक्स बिफोर ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड। जो मिस्टर मोदी हैं, हमारे जो पीएम साहब हैं, उन्होंने डिस्कस कर चुके हैं, हैज डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट, नेशनल पॉलिटिक्स में बिफोर के सामने, ऑडियंस के सामने,
दुनिया भर के यानी पूरे दुनिया के ऑडियंस के सामने वो चीज डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी वाली चीज? जो ऊपर वाली चीज के जो बीजेपी संस्कृति में नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बिलीव रखती है, विश्वास रखती है, और इस चीज को ऐसा मानती है कि ये लिमिटेड नहीं किया जा सकता, इसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है इंडिया की जियोग्राफी के अंदर, भूभाग के अंदर। और ये दुनिया भर के ऑडियंस के सामने मिस्टर मोदी साहब ने बोला भी था, ऐसा पहले ये डिस्कस भी कर चुके हैं। अ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स। अब ये क्या कह रहा है? अ डेमोक्रेसी, एक जो गणतंत्र है, जो लोकतंत्र होता है, गणतंत्र जो डेमोक्रेसी है, जो नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ, जो अनुमति नहीं देती है क्रिटिसिज्म की, आलोचनाओं की। जो एक डेमोक्रेसी ऐसी होती है जो क्या करती है? आलोचना की अनुमति नहीं देती है, और शामिल करते हुए ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ यानी खुद की डेमोक्रेसी को शामिल करते हुए। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यह एक विरोधाभास वाला टर्म है। अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो कभी भी ये चीज क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं करती है, आलोचनाओं को। और दैट, इसकी वर्ब क्या है यहाँ पर? दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास है इन टर्म्स, इन टर्म्स में, यानी ये क्या है? विरोधाभास है। जब कौन सी वाली बात आती है? जब उसकी खुद की डेमोक्रेसी क्या होती है? शामिल होती है, इन्वॉल्व करते हुए, यानी खुद की डेमोक्रेसी को इन्वॉल्व करते हुए, शामिल करते हुए। तो ऐसा बोला जा रहा है कि चलो ये बात ठीक है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि क्रिटिसिज्म को क्या है? अलाउ नहीं किया जाता है। जब क्या होता है? डेमोक्रेसी, खुद की डेमोक्रेसी शामिल होती है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ये बात बोली जा रही है यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है? मिस्टर मोदी हैज नॉट बीन एबल टू स्पीक इन पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेन हिज remarks. Meanwhile, a BJP member has initiated a process to terminate Mr. Gandhi's Lok Sabha membership. मिस्टर गांधी नहीं, ये बता रहा है, हैज नॉट भी नहीं रहे थे, या नहीं रहे, एबल यानी सक्षम नहीं रहे, किसमें? स्पीक करने में, बोलने में, पार्लियामेंट में, संसद में, और एक्सप्लेन करने में, बताने में अपनी टिप्पणी को। अब ये कह रहा है कि जो मिस्टर गांधी थे वो अपनी टिप्पणी को न तो एक्सप्लेन करने में और न पार्लियामेंट में बोलने में सक्षम नहीं रहे। इसी बीच में इसी बीच में क्या हुआ? अब बीजेपी मेंबर, एक बीजेपी का जो मेंबर था उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया है? एक प्रोसेस जो था टर्मिनेट करने का मिस्टर गांधी की लोकसभा मेंबर को। तो एक, जब ये सक्षम नहीं रहे बोलने में, तो एक बीजेपी के मेंबर ने शुरू भी कर चुका था कि वो मिस्टर गांधी की, राहुल गांधी की क्या है, मेंबरशिप को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा, इस वाले प्रोसेस को। अब यहां पर ये कह रहा है, इट इज एन इल एडवाइज्ड मूव एंड इफ कैरिड आउट will further amplify the fears of a democratic deficit in India. ये कह रहा है कि यह एक बहुत ही बुरी एडवाइज्ड या मूव, हरकत है। इल मतलब बुरा, एडवाइज मतलब सलाह, मूव होता है कोई कदम या स्टेप। तो ये बहुत ही ज्यादा इल एडवाइज्ड है, यानी इल एडवाइज्ड मतलब बेकार, क्या है? बुरी बात है या बुरी हरकत है, मूव है, स्टेप है। और यदि कैरिड आउट, इसको पूरा किया जाता है, तो ये क्या कर देगा? बिल फर्दर, और आगे बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देना, बढ़ा देना। किसको बढ़ा देगा? और आगे डरों को, फियर्स को, जो हैं एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट के, इनमें इंडिया में। डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या होता है? जो डेमोक्रेसी में जो कमियां होती हैं उसको कहते हैं डेफिसिट, डेमोक्रेटिक डेफिसिट। तो डेमोक्रेसी में जो कमियां आएंगी, इससे क्या है? लोगों के बीच में डर क्या है? और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है कि ऐसी जो मेंबरशिप को टर्मिनेट करने की, खत्म कर देने की जो इल एडवाइज्ड है, एक गलत जो एडवाइज्ड, एक गलत जो कदम है,
ये लोगों के अंदर अगर ये पूरा होता है तो लोगों के अंदर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, डर बढ़ जाएगा। डेमोक्रेसी के में जो कमियां हैं, डेमोक्रेसी में कमियों के लेकर इंडिया में, भारत में, ये कह रहा है। अब सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। इन देयर क्लेमर ऑफ एन अपोलॉजी बाय मिस्टर गांधी। अब ये कह रहा है उनके जो क्लेमर क्या होता है, जो कमोशन, शोरगुल, हु अल्लाह, जो हु अल्लाह, और वो शोर शराबा हु अल्लाह किसके लिए है, एक क्षमा, अपोलॉजी के लिए, माफी मांगने के लिए, जो मिस्टर गांधी के द्वारा यानी राहुल गांधी के द्वारा माफी मांगे जाने के लिए एक जो हु अल्लाह है, जो शोरगुल है, इसमें ये क्या कह रहा है कि बीजेपी मिनिस्टर आर ऑल्सो एवेडिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स पैट्रोनेज ऑफ द अडानी ग्रुप। के जो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी खुद क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं सवालों से। किसके संदर्भ में है जो सवाल, गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट पैट्रोनेज, अडानी ग्रुप की, सरकार की जो छत्र छाया है ऑफ के अडानी ग्रुप की। तो यहाँ पर जो संसद में शोर शराबा मचा हुआ है राहुल गांधी के द्वारा माफी को लेकर, इसी बीच में जो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो बच रहे हैं क्वेश्चनों से, सवालों से। जो सवाल हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो छत्र छाया है सरकार की, उसको लेकर कि अडानी ग्रुप, गवर्नमेंट जो पैट्रोनेज क्या है, जैसे पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, पैतृक। तो आपका जो पैतृक होगा, आप उसकी क्या है, वो आपकी फेवर लेगा। तो पैट्रोनेज बन करके आपकी जो स्पेशल फेवर लेता है उसको कहते हैं पैट्रोनेज। तो ऐसे ही कह रहा है कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर गवर्नमेंट की कुछ ज़्यादा छत्र छाया है, गवर्नमेंट उसका कुछ फेवर कर रही है, तो इससे क्या है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो इस चीज़ से, क्वेश्चनों से बच रहे हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। अब देखो, द कांग्रेस हैज बीन सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द government on the links between the public sector life insurance corporation of India and the State Bank of India with the Adani Group। ये कह रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस हैज बीन सीकिंग, कोशिश कर रही है कौन से जवाबों की, सीकिंग आंसर्स यानी जवाबों की कोशिश कर रही है जो है सरकार से। और सरकार से किसके ऊपर है, जो ऑन द लिंक्स, जो है लिंक यानी उन रिश्तों के, उन रिश्तों के जो उनसे जुड़े हुए हैं। कौन से हैं जो लिंक हैं, जो है बिटवीन लगा के बता रहा है। एक तो पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, किसके साथ में, अडानी ग्रुप के साथ में। तो अडानी ग्रुप के साथ में इन दोनों के जो, एक तो इंश्योरेंस के और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इनके जो रिश्ते हैं, इस पे कांग्रेस क्या कर रही है, इन सवालों को पाने की, इनके जवाबों की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। सीख करना मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश करना। तो कोशिश कर रही है किसकी, उन जवाबों की जो है अडानी ग्रुप के साथ में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिश्ते हैं और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ में। अब देखो यहां से, द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट हैव बीन साइलेंट ऑन दिस सीरियस इशू ऑफ गवर्नेंस दैट स्पेन्स द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये कह रहा है जो बीजेपी और जो गवर्नमेंट है, बीजेपी और गवर्नमेंट दोनों एक ही बात है, जो रही हैं, साइलेंट रही हैं इस सीरियस मुद्दे पर, जो है प्रशासन का, प्रशासन के इस सीरियस मुद्दे पर क्या रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा साइलेंट रही हैं कि दैट जो स्पेन कर रहा है, यानी जो फैला हुआ है या फैल रहा है, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। अरे स्पेन मतलब फैलाना, जो फैला रहा है, कहाँ तक फैला रहा है, कहाँ इन्वॉल्व कर रहा है सरकार को, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में, इन तीनों सेक्टर्स में, यानी जो सरकार है कहाँ पर ये इन्वॉल्व है। तो इस चीज पे जो बीजेपी है और साइलेंट रही है, बहुत ही ज्यादा जो प्रशासन के जो सीरियस मुद्दे हैं जो फैले हुए हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं, ये इन्वॉल्व कर रहा है सरकार को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में।
अब देखो यहां से, arbitrariness in decision making followed by a lack of accountability amounts to governance failure if not collusion। देखो, आर्बिट्रेरी होता है जो मनमानी होती है, बेमसिकल, एक तरह से जो सनक जो मन में आता है वो करती हैं, उसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। तो जो मनमानी है इनमें डिसीजन मेकिंग में, तो जो बीजेपी की जो डिसीजन लेने में जो मनमानी है, ये फॉलोअप्ड बाई है, ये पीछे पीछे आती है किसके, एक जिम्मेदारी की कमी के। फॉलोअप्ड बाई होना, एक अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसमें जिम्मेदारी की कमी होती है, एक जो जिम्मेदारी की जो कमी होती है उसके पीछे पीछे आती है जो अमाउंट टू है, जो बराबर है प्रशासन के फेलियर्स के। अब जब उसकी जिम्मेदारी में कमी होगी तो प्रशासन का क्या होगा, फेलियर तो होगा ही होगा। इफ नॉट कॉलूजन, यदि यह सांठगांठ नहीं होती है, यदि सांठगांठ नहीं होती है, तो ये कह रहा है कि जो मनमानी है बीजेपी की डिसीजन लेने में, वो क्या दिखाती है, प्रशासन के फेलियर्स को दिखाती है, जो बराबर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी में, जिम्मेदारी में कमी है, अगर ये सांठगांठ नहीं होती है। कॉलूजन का मतलब होता है कोई सांठगांठ का होना। द गवर्नमेंट, द राज्यसभा चेयरमैन एंड द लोकसभा स्पीकर शुड नॉट वर्क विद द अपोजिशन फॉर अ डिस्कशन ऑन इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द अडानी कंट्रोवर्सी। ये कह रहा है कि जो सरकार है और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर हैं, इनको वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए अपोजिशन के साथ, किस पे, जो है एक डिस्कशन के लिए उन मुद्दों पर जो अराइजिंग आउट हुए हैं, जो निकल के आ रहे हैं अडानी ग्रुप की जो कंट्रोवर्सी है उससे। तो अडानी ग्रुप की जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है उससे जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो अपोजिशन के साथ में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जो सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। अब कमिंग क्लीन इज इसेंशियल इन मेंटेनिंग द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी। कमिंग मतलब आना, क्लीन मतलब साफ सुथरा होके, तो साफ सुथरा होके आना इज है, यह बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि मेंटेनिंग करने में, संभालने में, सरकार की विश्वसनीयता को संभालने में साफ सुथरा होके आना बहुत ही इसेंशियल है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और किसकी विश्वसनीयता है, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो रेगुलेट करती हैं इन्वायरमेंट को और प्राइवेट सेक्टर्स को, जो निजी सेक्टर होते हैं, निजी बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस को, प्राइवेट कंपनियों को। तो यही कह रहा है कि अगर सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाए रखना चाहते हो, तो जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर्स में, तो बहुत ही ज़्यादा कैसे होके आना, क्लीन होके, साफ सुथरा होके आना इसेंशियल है, आवश्यक है। देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स ऑफ जेपीसी इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स। ये कह रहा है, ये मिसाइल है, देखो ये होता है प्रेसिडेंट्स, पैरागॉन, एग्जाम्पल, उदाहरण है। जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो मिसाइल है, एक जेबीसी की एक जो मिसाइल रही है इन मामलों में, जो है मामले फाइनेंशियल, यानी जो स्कैंडल्स के, घोटाले के, जो फाइनेंशियल घोटाले के जो केसेस में जो जेपीसी है, एक जो क्या है, उदाहरण है या मिसाइल रही है। प्रेसिडेंट्स मिसाइल या उदाहरण पैरागॉन, और ये क्या होता है आपका, यहाँ पर स्कैंडल, घोटाला। और देखो, द बीजेपी हैज द नंबर्स टू गेट अवे विद एनी डिसरिगार्ड फॉर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। ये कह रहा है द बीजेपी, यानी जो बीजेपी हैज रखती है, द नंबर्स यानी आंकड़े, संख्या, संख्या मतलब मेजोरिटी। तो बीजेपी क्या रखती है, नंबर्स रखती है, संख्या रखती है, आंकड़े रखती है, या मेजोरिटी रखती है, किसके लिए, गेट अवे विद, यानी बच निकलने के लिए, किसी भी डिसरिगार्ड से, किसी भी अवहेलना से, जो है पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की। तो संसद के जो रूल हैं उनको तोड़ने से या किसी
भी रूल की अवहेलना करके वो बच निकलने के लिए बीजेपी के पास क्या है, अभी मेजोरिटी है भले ही। तो यही कह रहा है कि जो बीजेपी के पास लोग हैं, बीजेपी अभी क्या है, सत्ता में, और बीजेपी के पास लोग हैं बहुत ज्यादा मेजोरिटी में। तो इससे क्या होती है, वो उस पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को, किसी भी पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की अवहेलना करती है या उसको ब्रेक करती है, तोड़ती है, तो वो क्या होती है, बच निकलती है। लेकिन इट शुड अराइज, अब इसको इससे ऊपर उठना चाहिए कि दैट टेम्पटेशन, ये जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, और इवॉल्व एज अ ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस, और इसको विकसित होना चाहिए एक ट्रू, सच्ची पार्टी जो है प्रशासन की। तो यही कह रहा है हमारा आर्टिकल यहाँ पर कि चलो ठीक है, बीजेपी के पास अभी मेजोरिटी में लोग हैं, संख्या ज़्यादा है, तो किसी भी रूल की अवहेलना करती है तो उससे वो बच निकलती है। लेकिन बीजेपी को इससे ऊपर उठना चाहिए, जो ये टेम्पटेशन है, जो इसका जो लुभावनापन है, जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, और इसको विकसित करना चाहिए एक सच्ची पार्टी, प्रशासन की एक सच्ची पार्टी के तौर पर। अब ये कह रहा है पार्लियामेंट हैज अ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड द बीजेपी शुड नॉट अवॉइड इट एंड बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज, रखता है एक रोल, एक भूमिका, किसको प्ले करने में निभाता है या कोई भूमिका जो अदा करता है। तो ये कह रहा है जो पार्लियामेंट जो भूमिका अदा करता है या एक भूमिका निभाता है किसमें, एक जिम्मेदारी को फिक्स करने में, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी को फिक्स करने में, जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो मंत्री है, जो लोकसभा या राज्यसभा में या किसी भी पार्टी में, तो उनकी जो जिम्मेदारी है उसको जो पार्लियामेंट क्या करता है, एक रोल निभाता है, एक भूमिका अदा करता है उस जिम्मेदारी को फिक्स करने में। एंड बीजेपी को शुड नॉट अवॉइड, और जो बीजेपी है इसको टालना नहीं चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए इट, इसको, और बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। देखो ये क्या होता है, बिट्रे करना, इम्प्यूनिटी होती है फ्रीडम, और एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका। तो हमारी जो कार्यपालिका को जो फ्रीडम है वो क्या है, किसी भी काम को बचने की। देखो ये बिट्रे जो वर्ड है, एक तो होता है किसी चीज को अनइंटेंशनली रिवील करना, एक इसका मतलब होता है किसी को चीट करना या फिर बी डिसलॉयल, धोखा देना। और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी गलत काम को करने की आज़ादी देना। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी को अवॉइड नहीं करनी चाहिए इट को, और इसको अनइंटेंशनली रिवील नहीं करना चाहिए किसी चीज को, जो है एक स्तर, जो लेवल, अ न्यू स्तर, एक नया जो लेवल, एक स्तर जो है एग्जीक्यूटिव हमारी कार्यपालिका के किसी भी गलत काम करने की जो स्वतंत्रता है उसका। एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, इम्प्यूनिटी होती है किसी गलत काम करने की जो फ्रीडम। तो एक जो नया स्तर है किसी गलत काम को करने का या बीजेपी का अनइंटेंशनली किसी चीज को रखने का, तो इस चीज को क्या है, शुड नॉट, बीजेपी को अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी को कैसे उभर के आना है, एक विकसित पार्टी, यानी एक विकसित और सच्ची पार्टी के रूप में। आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।